तो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्या, तो पढ़ रहे हैं बाबू फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फिजिक्स में पढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3, जो कि है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके बारे में हम पिछले 4-5 क्लास अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से उसको देख लिए होंगे, ठीक है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका इस चैनल से इस कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है और आप अपने कंटिन्यू क्लास को कर सकेंगे, ठीक है। और ये इस चैनल पर हम बता दें आपको कि कंप्लीट हम नोट्स बिहार बोर्ड क्लास 10 का ला रहे हैं, और जिससे आपको लगातार एकदम नोट्स मिलते रहेगा, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 तक हो गया था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 6 में क्या करेंगे कि जो पार्ट 5 तक हो गया था उससे आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसलिए लगातार आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, और इस वीडियो के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और चलते हैं आगे की ओर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग देख चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं, नए हैं, तो हम बोले हैं कि ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन समय के साथ पहुंच जाए और अपने तैयारी को कर सके, ठीक है। और जो लोग कर लिए हैं, तो आप लोग जानते हैं कि ये सब सारी चीज़ें हम बतला दिए थे। नेत्र जो होता है, नेत्र के बारे में पूरा विस्तृत ढंग से हम बताए हैं कि नेत्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे नेत्र में उपयोगी है, और हम किस तरह से अपने नेत्र की सहायता से कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दिए हैं, तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम ये सारी चीज़ें क्लास में कंटिन्यू कर ले हैं पिछली क्लासों में, ठीक है। और आज की जो हमारी क्लास होगी बाबू, आज की जो हमारी क्लास कहाँ से होगी, तो आज की हम क्लास करेंगे उससे आगे, यानी कि पार्ट 5 जो है, पार्ट 5 से आगे हम लोग करेंगे। ये सारा दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, मायोपिया, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसके बाद नेत्रगोलक, ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में कंटिन्यू किए हैं। और देखिए, इसका ये फ़ायदा है कि हम ये क्लास जो करा रहे हैं ना, बिल्कुल नोट्स बनाकर करा रहे हैं। तो नोट्स से ये फ़ायदा होगा आपको कि नोट्स कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, आप एक जगह आकर सारी चीज़ों को नोट्स रख सकेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, कौन कितना हर्ट्ज का होता है, ये सारी चीज़ें हम पिछले क्लासों में करा चुके हैं। तो चलिए, इसीलिए हम बोले हैं कि आप लोग मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हम यहाँ तक क्लास कर लिए थे, वर्धानता भी पढ़ लिए थे, जिसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, और इंद्रधनुष की हम चर्चा किए थे पिछले क्लासों में, ठीक है। अगर जो लोग पिछले क्लास में कंटिन्यू होंगे तो जानते होंगे कि हम इंद्रधनुष की चर्चा किए थे पिछले क्लास में, यानी कि पार्ट 5 में। इसमें बाबू तो पार्ट 5 में किए थे, ठीक है। तो पार्ट 5 में हम पिछले क्लास में कर लिए हैं इंद्रधनुष। आज इंद्रधनुष से आगे की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि इंद्रधनुष के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है प्राथमिक, पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष। पहला क्या होता है बाबू? प्राथमिक इंद्रधनुष। और दूसरे की अगर बात किया जाए तो दूसरा होता है आपका, दूसरा कौन होता है? तो दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो चलिए इंद्रधनुष के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो प्राथमिक इंद्रधनुष कौन सा है और द्वितीयक इंद्रधनुष कौन सा है, और प्राथमिक में कौन सी घटना होती है, द्वितीयक में कौन सी घटना है। ये चलिए आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। तो चलिए बढ़िए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए, इससे पहले एक क्वेश्चन हम देखेंगे, इसी से रिलेटेड है एक क्वेश्चन कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखता है, जबकि दोपहर के समय गोल दिखाई देता है। ये क्वेश्चन हम बताने से पहले इंद्रधनुष के बारे में आपको बता देते हैं। पहले आपको क्या बताते हैं? इंद्रधनुष के प्रकार के बारे में बता दें। जब इंद्रधनुष के प्रकार हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। और हम अपनी चीज़ों को अच्छे तरह से विधिवत ढंग से समझ पाएंगे। तो आइए प्राथमिक इंद्रधनुष को देखते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये प्राथमिक इंद्रधनुष होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो प्राथमिक इंद्रधनुष कहता है कि इस इंद्रधनुष में बाहरी किनारों पर लाल तथा अंदर किनारों पर बैंगनी होता है। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंद्रधनुष जब भी बनता है, तो आप लोग जानते हैं कि इंद्रधनुष जब भी बनता है तो सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। मान लेते हैं कि ये आपका सन हो गया, ये आपका सन हो गया, और सन के हमेशा विपरीत, यानी कि सन इस साइड, सन पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में होगा, अगर सन
पश्चिम है तो इंद्रधनुष पूरब की ओर है। ये पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको चर्चा करके बताने का उद्देश्य ये है कि आप अच्छी तरह से इसको भली भांति समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये बाहरी किनारा क्या होता है, अंदर की किनारे क्या होता है। जब आप लोग गाँव में देखे होंगे कि जब भी बारिश होता है, बारिश के बाद इंद्रधनुष आपके आकाशों में दिखाई देता है। कब? जब मौसम फ्रेश होता है तब। अगर नहीं देखे हैं तो अभी बरसात की मौसम चल रही है, आप कहीं ना कहीं इंद्रधनुष जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आप गेस कीजिएगा कि इंद्रधनुष किस तरह का इंद्रधनुष है। अगर बाहर की तरफ बाहरी किनारे में लाल और अंदर की तरफ बैगनी दिखाई दे तो आपको समझ लेना है कि ये प्राथमिक इंद्रधनुष है। कौन सा इंद्रधनुष है? प्राथमिक। तो चलिए किस तरह से बनता है आइए आपको बताते हैं। देखिए बाहरी किनारे कह रहा है कि लाल करना है, तो बाहरी किनारे हम लोग कर लेते हैं बाबू लाल। तो चलिए बाहरी किनारे ये देखिए लाल हो गया। और अंदर का किनारा किस तरह होना चाहिए? तो बैगनी होना चाहिए। आइए बैगनी कलर को ले लेते हैं, बैगनी कलर को हम ले लेते हैं, यानी कि अंदर का किनारा यही ना होगा हमारा, अंदर का किनारा बैगनी होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि बाहरी का किनारा जो होता है वो लाल होता है, यानी कि रेड होता है, ठीक है। और अंदर का क्या होता है? बैगनी होता है। क्या होता है बाबू? बैगनी होता है, ठीक है। अंदर का किनारा बैगनी। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ों को बड़ी बढ़िया से समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब द्वितीय के बारे में देखते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष क्या कहता है? चलिए तो द्वितीयक इंद्रधनुष कहता है, द्वितीयक इंद्रधनुष कि इस इंद्रधनुष में बाहरी किनारे के जो बाहरी किनारे हैं उस पर बैगनी होता है तथा अंदर की ओर लाल होता है। देखिए एकदम उसके अपोजिट है। अगर बाहरी में लाल और अंदर में बैगनी दे देगा तो प्रथम इंद्रधनुष या प्राइमरी कहेंगे या प्रथम कहेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं जस्ट उसका उल्टा कर देगा। अगर बाहर में कह देगा कि बैगनी है, बाहर में क्या है बाबू? बैगनी है, और अंदर की तरफ लाल है, तो वो हो जाएगा द्वितीयक। तो इस तरह का जब भी आप देखिएगा कहाँ बनाना है? तो बाहर में बैगनी बनाना है। बाहर में हम बैगनी बना देते हैं और अंदर की तरफ लाल दिखा देते हैं आपको। देखिए ये बाहर में बैगनी हो गया और अंदर की तरफ क्या होगा? अब लाल होगा। तो आपको समझ लेना है कि ये कौन सा इंद्रधनुष है? ये द्वितीयक है। बाहर की तरफ क्या होगा? बैगनी होगा और अंदर की तरफ क्या होगा? लाल होगा। तो इस तरह का हम इंद्रधनुष जो बनेगा वो हम कहेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष बना है। उम्मीद है इस चीज़ों को, सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझिए। चलिए और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए है वायुमंडलीय अपवर्तन। आगे क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ये वायुमंडलीय अपवर्तन क्या हो रहा है? वायुमंडल से आप लोग जानते हैं कि जब भी वायुमंडल की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, आकाश की बात कर रहे हैं। और अपवर्तन के बारे में आप लोग अच्छे तरह से पिछले चैप्टर में, इसी चैप्टर में पीछे में पढ़ लिए हैं कि अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। प्रकाश के बदलने की क्रिया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, क्योंकि वो मार्ग से क्या होता है? भटक जाता है, इधर उधर चले जाता है। तो चलिए वायुमंडलीय अपवर्तन को देखिए क्या कर रहा है। वायुमंडलीय कह रहा है कि वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन के नाम से जानते हैं। वायुमंडल में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी अपवर्तन हो रहा है, उसी अपवर्तन को ही हम वायुमंडलीय अपवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो एक क्वेश्चन ये है, उस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन सी घटना होती है। क्वेश्चन यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, नहीं तो 2 नंबर का जो होता है लघु, अति लघु होता है या लघु जो देगा उसमें आपको देगा 2 नंबर के क्वेश्चन में कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन से लिखें, ठीक है। नहीं तो वायुमंडलीय के कारण कौन कौन से ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि प्रकाश का परिवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, ये तारा टिमटिमाना, ये सब जितनी भी घटना है किस कारण से होता है तो यही बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए प्रकाश का अपवर्तन का कारण पहला है तारा का टिमटिमाना। तारा का टिमटिमाना कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कभी बढ़ती है तो कभी क्या होती है? घटती है, जिसके कारण तारे कभी धुंधले दिखाई देते हैं या कभी चमकीले दिखाई देते हैं, ठीक है। कभी धुंधले दिखाई देते हैं या कभी क्या होते हैं बाबू? चमकीले दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कभी चमकीले दिखाई देते हैं। इस तरह बार बार धुंधला और चमकीला दिखाई देना ही तारों का क्या होता है? टिमटिमाना होता है। जब भी देखे होंगे आप प्रकाश रात्रि के समय देखे होंगे कि कभी कभी तारे लगता है ना कि कभी उग रहा है बंद हो रहा है, उग रहा है बंद हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब कि आप देखे होंगे कि कभी लुप्त हो रहा है, कभी उग रहा है, लुप्त हो रहा है। इस तरह का घटना आप देखेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं तारे का टिमटिमाना कहते हैं, ठीक है। कब वो धुंधला दिखाई देगा तो कब वो चमकीला दिखाई देगा, तो वही घटना जो होता है तारे का टिमटिमाना
कहलाता है। ठीक है बाबू, उम्मीद है आप लोग तारे का टिमटिमाना के बारे में भी अच्छी जानकारी रख लिए। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब कहता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह क्वेश्चन आता है कि जब तारे टिमटिमाते हैं, तारे आकाश में होते हैं तो तारे तो टिमटिमा रहे हैं, लेकिन ग्रह भी तो आकाश में है, तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है। तो इसका भी कारण है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है, इसका कारण समझिए आप लोग बढ़िया से। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्वेश्चन आपके मन में भी आता होगा, इसीलिए हम क्वेश्चन आपके मन में आने से पहले आपको बता दे रहे हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट न रहे। ठीक है, क्योंकि आपका डाउट क्लियर करना ही मेरा क्या है, उद्देश्य है बाबू, कि आपका जो भी डाउट है उसको हम क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि आप देख लिए कि तारा कैसे टिमटिमा रहा है। तो आपका क्वेश्चन है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों। तो तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक हैं, जिसके कारण इसका वायुमंडलीय अपवर्तन का औसत लगभग 0 होता है, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते। आप समझ रहे हैं बातों को कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कह रहा है। तो ये कहने का मतलब है ना कि जो तारा है वो पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर है, पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर, इसलिए वो क्या होता है कि वो टिमटिमाता है। उसका वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, लगभग होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन उसमें लगभग होता है, लेकिन जो ग्रह है उस पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, पृथ्वी क्या है, काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इसका वायुमंडलीय जो वायुमंडलीय अपवर्तन का औसत है लगभग 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसीलिए इसमें वायुमंडलीय का होता है कि इसीलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं और तारे टिमटिमाते हैं। तो आपके जो भी दिमाग में डाउट हो रहा होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद हम कर सकते हैं। ठीक है, जब क्लियर हो गया तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे भी हम क्वेश्चन देखे हैं कि आगे क्वेश्चन एक देखना है हमको, कौन सा क्वेश्चन, तो वो वाला क्वेश्चन छोड़े हैं उसको देखेंगे। उससे पहले आप देखिए अभी क्या कि तारों की आभासी स्थिति क्यों होती है। आभासी का मतलब काल्पनिक स्थिति की बात कर रहा है कि तारों की आभासी स्थिति क्यों होती है। क्वेश्चन अगर इस तरह का आएगा तो आप लोग किस तरह से लिखिएगा उसको आइए हम बताते हैं कि तारों की आभासी स्थिति क्यों होती है, इसको समझिए। कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में तो आप लोग समझ चुके हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी स्थिति होती है। किसके कारण बाबू, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारों की क्या होती है, आभासी स्थिति होती है। आभासी स्थिति में बदलाव आ जाते हैं क्योंकि वायुमंडलीय वायु के विभिन्न परतों से बना होता है। वायुमंडल जो है तो वायु के विभिन्न परत से मिलकर बना है, परत दर परत बना है, तो एक दूसरे के परत के ऊपर परत दर परत बना है, तो इसलिए विभिन्न परतों से बना है, इसीलिए पृथ्वी के नज़दीक वाला परत सघन होता है। अर्थात इसका तात्पर्य हम कह सकते हैं कि इसका तात्पर्य यह है कि अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाते हैं अपवर्तनांक घटता जाता है। जब तारों से प्रकाश की किरण चलती है तो उसका लगातार अपवर्तन होता है और वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। वह अभिलंब की ओर का होते ही बाबू मुड़ जाती है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ चुके हैं। आइए इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि हम बताएं स्टार के बारे में बनाए हैं, तो चलिए देखिए स्टार हम बनाने नहीं आता है, बस बना दी है स्टार आप लोगों के लिए, आपको बस समझाने के लिए। चलिए इस तरह का स्टार होता होगा। चलिए ये हो गया आपका क्या, पृथ्वी, ये है क्या आपका पृथ्वी हो गया, ये अर्थ हो गया। ठीक है, और अर्थ हो गया तो आप लोग जानते हैं कि अर्थ से और स्टार की बहुत दूरी है, अर्थ से स्टार की बहुत दूरी है, इसलिए ये क्या होते हैं, इसलिए इस ज़्यादा चमकते हैं। और ग्रह की जो दूरी होती है वो क्या होती है बाबू, कम होती है। ग्रह की दूरी कम होती है इसलिए कम चमकते हैं। ठीक है, यही कारण है, इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ चुके हैं, क्योंकि इसकी दूरियाँ क्या हो ज़्यादा है और इसकी दूरियाँ क्या है कम है। तो इसमें वायुमंडलीय जो अपवर्तन है वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि कम दूरी होने के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन का होता है 0 के बराबर होता है। और तारों का वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक होता है इसलिए ये अधिक चमकता है। तो उम्मीद है इस चीज़ों को भी आप ग्राफ के माध्यम से अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए तो अब एक क्वेश्चन है, जो उस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम पूरा। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है आपका, तो क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन हम वो लिख दिए हैं, पीछे वाला जो क्वेश्चन हम बोले थे कि बाद में उसको करेंगे, तो पढ़ने के बाद करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को देखिए डालिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई देता है, जबकि दोपहर के समय सूर्य गोल दिखाई देता है। आप गेस किए हैं कि जब सुबह होता है, जब हम लोग कहते हैं कि किरण उग गया या किरण फूट गया,
उस समय आप लोग देखेंगे कि जो सूर्य की आकृति है अंडे की आकार की होगी, पूरा टोटली गोल नहीं होगा, हल्का इस तरह का होगा, हल्का होगा, लगेगा ना एकदम अंडा के आकार का, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अंडा टोटली गोल नहीं होता है, टोटली गोल नहीं होता है। अंडा क्या देखें आप लोग कि अंडा की इस तरह से होता है, अंडा इस तरह से तो होता नहीं है, टोटली गोल नहीं होता है। अंडा क्या होता है, तो अंडा होता है थोड़ा सा एकदम, आप लोग देखेंगे थोड़ा सा इस तरह का होता है। तो आप लोग सुबह में देखे होंगे या शाम में, यानी कि उगते समय, यानी कि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त, सूर्यास्त का मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा है, जब अस्त हो रहा है तब के समय ये स्थिति बनती है। तो इसका कारण क्या है, ये स्थिति बनने का कारण क्या है, इसको आइए समझते हैं कि किस तरह से इसकी स्थिति बनती है। चलिए, कह रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक और आसान रूप से होता है। क्या होता है बाबू, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक और आसान रूप से होता है, जबकि दोपहर के समय लंबवत प्रकाश की किरणें गिरती है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन 9 के बराबर होता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच के समय जो होता है, या सूर्योदय के जो बीच दोपहर के समय जो सूर्य होता है कैसा दिखाई देता है, तो अंडाकार दिखाई होता है, अंडाकार दिखाई देता है। उम्मीद है आप लोग इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इस तरह के जितना भी वीडियो है आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट लगेगा, और उस पार्ट में आप लोगों को ख़त्म कर देंगे पूरा, ठीक है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लाएंगे, और ऑब्जेक्टिव से सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन टॉपिक में हुआ है उस ऑब्जेक्टिव में मेंशन रहेगा, ताकि आप उस टॉपिक को पढ़कर उस ऑब्जेक्टिव को लगाएं तो आपका बेहतर स्कोर हो सके और अब परीक्षा के लिए पूरा संपूर्ण रूप से तैयार हो सके, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी भी। मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।